हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपका स्वागत करता हूं इन हसीन वादियों से। माई सेल्फ देवेंद्र प्रताप सिंह एंड आई एम अ ड्रग्स इंस्पेक्टर एंड अ मेडिकल डिवाइसेस ऑफिसर अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मैं आज एक नई वीडियो के साथ आपके साथ आया हूं। आपके कई सारे डाउट्स हैं जो क्लैरिफाई करने हैं मुझे। एक्चुअली काफ़ी सारे कमेंट्स मुझे वापस से रिसीव हुए हैं। मुझे टाइम टू टाइम जैसे जैसे कमेंट्स रिसीव हो रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो सारे कमेंट्स का जवाब मैं आपके वीडियोस बना के, उन सारे वीडियोस के माध्यम से मैं सारे आपके डाउट्स का, आपके जितने भी आपके दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपके उन सारे क्वेश्चंस का, डाउट्स का इन वीडियोस के सारे आपको आंसर कर सकूँ। बिकॉज सारे कमेंट्स का रिप्लाई करना मेरे लिए कई बार काफ़ी ज़्यादा मुश्किल और इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रैवल कर रहा होता हूँ और काफ़ी ज़्यादा फील्ड में बिजी रहता हूँ, तो उस टाइम पर मैं शायद रिप्लाई नहीं कर पाता। तो मेरा ये अपने आप से अजम्पशन है कि मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जब भी मैं कहीं भी मौका लगे, मैं वीडियो बनाकर आपको इस माध्यम से आपके सारे डाउट्स का आपका निवारण कर सकूँ। तो मेरे पास जो काफ़ी सारे डाउट्स आए हैं, मैं उनमें से कुछ डाउट्स जो मुझे लगे कि अभी इस वीडियो के सहारे मैं आपके साथ एड्रेस करना चाहूँगा, वो काफ़ी सारे डाउट्स में से कुछ डाउट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो जो पहला डाउट जो मेरे पास आया है, काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बोला है कि सर, हमें कैसे पता लगेगा कि हम इस जो एग्ज़ाम होने वाला है, आपका दिल्ली का जो ड्रग्स इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हम क्वालिफाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। बिकॉज हमें ये आइडिया नहीं है कि कितने सारे कैंडिडेट्स यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। तो ये हमको आइडिया कैसे लगेगा कि हम अमंग दूस कैंडिडेट्स वी आर एलिजिबल टू अपीयर इन द एग्ज़ाम। बिकॉज एग्ज़ाम में सपोज करिए 20,000 लोगों ने फॉर्म भरा है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि इन 20,000 फॉर्म में से 18,000 15,000 कितने फॉर्म्स हैं जो सिलेक्ट होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में अपियर होने के लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर सिंपल है। अगर आपने अपना एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म जो यूपीएससी की वेबसाइट पर टाइम रहते भरा है, बिफोर द लास्ट डेट विच इज़ 27 अक्टूबर, अगर आपने लास्ट डेट रहते अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरा है और आपने सारे जो उनके मैंडेटरी नॉर्म्स हैं, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं जो यूपीएससी के वेबसाइट्स पर थे, आपको जो भी इंक्लोजर वहाँ पर सबमिट करना था, अपना आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड सर्टिफिकेट्स अपलोड करने थे, आपके जो भी आपका रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो मैंडेटरी था वहाँ पर, आपने अगर वो सही से फुलफिल किया है, इफ एवरीथिंग इज फुलफिल्ड इन अ राइट मैनर, योर एप्लीकेशन मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द यूपीएससी। अगर आपने एप्लीकेशन, इफ योर एप्लीकेशन इज फुलफिल्ड इन ऑल द एक्सपेक्ट, देन योर एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड बाय द यूपीएससी एंड यू आर एलिजिबल to appear in the exam. Because a lot of people are asking कि sir, still people are asking कि experience is mandatory or not. I have already clarified in my several videos in this Delhi drugs inspector exam, specifically this exam, experience is not mandatory. So even if you are not having any experience in schedule C7, you are eligible to appear in the exam and you are very well qualified to appear in the exam. आपको एग्ज़ाम देने का मौका पूरा मिलेगा, बस आपने एग्ज़ाम का एप्लीकेशन का फॉर्म यूपीएससी की वेबसाइट पर बिल्कुल सही से भरा हो। अगर आपने एप्लीकेशन का फॉर्म बिल्कुल सही से भरा है तो आपको डेफिनेटली चांस मिलने वाला है। अब बात ये आती है कि कितने लोगों को ये चांस मिलने वाला है एग्ज़ाम देने का। मेरा ये कहना है इस बारे में कि इस चीज़ से कोई मैटर नहीं करता है कि 20,000 लोगों का फॉर्म भरा जाए या 30,000 या 50,000 या 1 लाख लोग। कितने भी लोग इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। एग्ज़ाम सबका होगा जितने भी लोगों ने आपने एप्लीकेशन फॉर्म सही तरीके से भरा है। अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सही तरीके से लास्ट तक स्टेप आपने फॉलो किए हैं और आपका एप्लीकेशन फॉर्म सही से करेक्टली फिल्ड है एंड यू हैव submitted your application willfully correctly, then you will able to appear in exam no matter how many candidates will appear in the exam. So this doubt must be clear कि इस चीज़ से मैटर नहीं करता है कि कितने लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरने वाले हैं और कितने लोगों को एग्जाम में अपीयर करने का मौका मिलेगा। यू ऑल आर एलिजिबल, यू ऑल आर going to appear in the exam if you have fulfilled your form, application form on UPSC website in a correct manner. So I hope the answer of this question is very well addressed and you are aware about it. What I am trying to deliver, you all are eligible if you have fulfilled your examination form, application form in a correct manner on UPSC website. So no matter how many candidates will apply for the exam, you all are eligible no matter what the count is. Either it is 10,000 students, 10,000 aspirants, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, you all are eligible my dear friends. तो पहली चीज़ ये यहाँ क्लियर हो जाती है कि कितने भी लोग इसमें अपेयर कर सकते हैं। आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपको सिर्फ फोकस करना है अपनी तैयारी के ऊपर। यू हैव टू फोकस योर स्टडी, यू हैव टू फोकस योर एग्जाम। एग्जाम के लिए डेट क्या होने वाली है, मैं वो चीज़ आपको पहले ही क्लैरिफाई कर चुका हूँ कि किस बेसिस पर ये आने वाला है, कि यूपीएससी किस चीज़ के ऊपर इस चीज़ को जज करती है कि कितने
एग्ज़ाम की डेट क्या रहने वाली है, बिकॉज लास्ट डेट जो एग्ज़ाम की निकल चुकी है एप्लीकेशन फॉर्म की, तो क्या डेट रहने वाली है एग्ज़ाम की वो मैं आपको पहले ही क्लैरिफाई कर चुका हूँ कि किस बेसिस पर यूपीएससी डिसाइड करती है। इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन के लिए मेरी जो प्लेलिस्ट है उसमें आप वीडियो को देख सकते हैं, आपको प्रॉपर आइडिया लग जाएगा कि यूपीएससी किस हिसाब से ये डिसाइड करती है कि what will be the expected examination date. So how UPSC will calculate the what will be the expected examination date for the concerned exam, that how if it is an online exam then how they will decide. If it is a offline exam then they'll able to publish a date very frequently, they have no doubt about it. But when the exam is online they have to calculate certain parameters and certain things. Based on the calculation of the number of candidates, they are able to decide the when the exam schedule is to be proceed. So the next question is, people are still asking me about the syllabus of the exam. My dear friends, watch my all videos and please read the description of the videos. The syllabus, the link of the syllabus is already mentioned in the so many videos. I'll also put the link of the syllabus in my this video as well. So kindly read the description and please watch the whole video so you'll able to grab all the information which I am trying to deliver, so that you'll able to notify in your mind in a very well addressed manner. So you'll able to know each and every aspect of the information which is need to be addressed by me, and you really need to know. So the third question which people are asking me कि सर मेरे पास जो qualification है, I have certain sort of experience in the manufacturing of vitamins and hormones in oral hormones and multivitamins, will be my experience considered under schedule C C1 or not? So my dear friends, अगर आप शेड्यूल सी और C1 के अंदर कैटेगरी को आप पढ़ोगे, डेप्थ में आप पढ़ाई करोगे कि शेड्यूल सी में क्या चीज़ आती है, शेड्यूल C1 में क्या चीज़ आती है, आपको क्लियरली डिफाइन हो जाएगा। सी में पेरेंटल प्रिपरेशंस आती हैं, एंटीबायोटिक्स हो गए, बेसिकली जो सारे आपके आईवी के थ्रू जाने हैं, एनी सॉर्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स विच इज़ गोइंग थ्रू द आईवी रूट इज विल बी फॉल इनटू द शेड्यूल सी। आपके सिरम्स हो गए, टॉक्सिन्स हो गए, आपके एंटीबॉडीज़ हो गए, ये सारे जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, वैक्सीन्स हो गए आपके, दीज ऑल कम्स अंडर शेड्यूल सी C1। और शेड्यूल C1 में स्पेसिफिकली कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं, आपके हार्मोन्स आते हैं, आपके मल्टीविटामिन्स आते हैं, दीज ऑल sort of products will fall under the schedule C1. But the condition is, let me more define these terms what comes under the schedule C1. So some sort of natural products like digitalis alkaloids, these are the alkaloidal preparation which comes into the parenteral formulation. Any sort of formulation which comes into the parenteral formulation, digitalis alkaloids, all will comes under the your schedule C1. Your hormones, your multivitamins, these all are comes into the schedule C1 only when they are going to be administered IV. If these products are pertains to the oral administration, then these products will not fall under the schedule C1 category. By this explanation you will able to know ki which products will fall into the schedule C1 category. But what I'm trying to address is that for this particular examination, for that Delhi examination, that experience is not mandatory. That schedule C1 experience is not at all mandatory. So even if you don't have any experience, you all are eligible. Try to give your best in the exam so that you'll able to qualify the exam. Although the vacancies are not so much, but people who are really keen and who are really working hard able to grab that position very finest way, and my all the best wishes are with you. This time might be the vacancies are low, but in future you will get much more opportunities, because a lot of pharma graduate peoples are in the market which are really looking for a very good job, and this is one of the dream job for all the students who are studying pharmacy. So my humble submission is कि you keep trying and you keep pushing, especially for those people who are in the college right now. They everyone will ask me in the comments, sir, I am in the graduation first year, second year. Shall I start my preparation from right now or shall I start my preparation after the college? So my dear friends, जैसा कि मैंने आपको अपने बारे में बताया है, मैंने इस एग्ज़ाम के लिए कभी कोई तैयारी नहीं किया है. I haven't prepared for any exam. For this drugs inspector exam, for the drug analyst exam, I haven't prepared for any exam. But if you have studied in a very well manner in your college days, you never have to study separately for any sort of entrance exam. So my idea of study is you have to study very hard
in your college days you have to read reference books since from the college days, because when you are appearing any exam, after when you are appearing any exam and you have studied from the reference books, you will be able to clear the exam very easy manner. You will not find any sort of difficulty because your concept is clear. When you are in college and you have studied from all these books, you know how to deliver the right answer, and you know the actual mechanism of all the theoretical aspect of the information which is really need to answer all such kind of questions, because the questions are asked, question which were asked by the UPSC are very precise and very comes from the very basic point of view. So if your basics are very clear, you will able to qualify the exam. So my idea of studying is you have to study from your college days from the reference books, not from the small books. So ignore such people's who always try to push you study from the small books, because if you ever haven't studied from the reference book in your college days, my dear friends, it will be very hard for you to qualify the exam, because this is the UPSC exam. It's not a normal exam. I might say कि state exam might be little easier than the UPSC exam, but UPSC exam have some certain standards, so you have to study from the reference books. If you do this, if you try to accumulate such kind of practice from your college days, the chances are very more promising in your hand. You'll be able to qualify the exam. A few of my friends are asking me, sir, please try to make a video how questions are asked in the interview. So regarding this, I'm trying to making more and more videos and making more and more interview videos with my colleagues and other inspectors, so that they'll able to share their information about how the questions has been asked with them and how they have been answered. So because you need to know how the mentality changes with the peoples, because so many people are answering in a different way, and they all peoples are selected by the department, and they all are working as a drugs inspector, and few of them are medical devices inspector as well, like just like me. And so you'll able to know the broader aspect of the view ki how they have answered the questions by the UPSC peoples which were asked by the UPSC panel. So by making separate videos, how the question will be asked is not being the address, because इस तरह के वीडियो वो आदमी बना सकता है जो एक्चुअल में जॉब में ना हो, या उस बंदे को उस चीज़ का एक्सपीरियंस ना हो। वो इस तरीके के वीडियोस बना के आपको ज्ञान पेल सकता है दुनिया भर का, कि इस तरीके के क्वेश्चन एक्चुअल में पूछने वाला है आदमी, ऐसा ऐसा होने वाला है। इसको एक्चुअल में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है बिल्कुल भी, तो they can able to make so many videos about how many types of question they can ask in the interview. But my dear friends, I am trying to deliver the exact and relevant information to you by specifically directly interviewing the peoples who have been appeared in the exam, who have been qualified the exam, who have been appeared in the interview, and those all candidates have qualified the interview and exam both. So I'm trying to giving you the more specific and realistic experience, because the making videos about the interviews is just waste of time. You'll not able to get anything. If the person who has faced the interview for real, and if he has answered ki how he has faced the interview and what answer he has given and what questions he have and what questions the UPSC panel have asked him, you'll able to know the scenario ki that is the real situation and how the situation is being handled by that person. And because he has handled the situation very well, that's why he has been selected and now he has been working. So I'm just trying to deliver the more specific and more relevant information. Just keep patience, hold your breath, give your all support which I really need for the motivation to make videos and just to deliver the information to you. Share the information with the peoples who really need that information. I'll try to make more and more interviews in the coming days, so that you'll able to know more how UPSC interview is being conducted for this exam, for this post specifically. By this, you will able to know the more and more. But your information will be so vast and enormous, and you will able to get the information in a right and deliberated manner, which will be helpful while appearing in an interview, while facing some sort of people, because this department makes me learn a lot of things. Because if I join the state department, I'll not able to grab so much information. I have joined the central department, I have gained a lot of things. I have a so drastically wide knowledge about so many things which state peoples cannot have, because this the international exposure in the central government is so huge.
you will able to communicate with the peoples in WHO, you are able to communicate with the peoples in MHRA, TGA, so many peoples you will able to communicate depending upon how many workshop you have attended. I have attended so many workshop with the WHO, with USFDA. I have done audits with the USFDA people as well. So I have learned so many things with accompanying a lot of peoples with the global regulatory agencies. So I am trying to deliver the information by the real experience with those inspectors who have worked in so many areas and who have qualified the exam, so that you will able to get the exact information. And I help this kind of information will not, you will not get any of the channel of the YouTube is nothing for me basically. But I'm trying to say, you'll not able to get this information anywhere on the internet. I'm trying to deliver the information right from the people who have achieved that sort of experience and who have qualified the exam, and they have a practical aspect of knowledge and practical experience. So they'll able to deliver you the right information. Making such videos about how the question will be asked in the interview will a vague sort of information. I'm trying to deliver the exact information which has been asked by those peoples. So this information might be very helpful for you in your exam, in your interview as well, when you are going to qualify and when you are appearing for an interview. So with all these words, and I must say, if you have certain genuinely type of doubts, do ask me in the comment. I'm trying to deliver all the information to you guys. I'm here for you, all of you. And मेरा गला अभी भी स्टिल ख़राब है, बट अभी भी मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि जैसा जैसा हो सके मैं आपको जब भी मौका लगे, आई एम ट्राइंग टू मेक वीडियोस विच कैन हेल्प यू. एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प यू एज वेल. अगर इसके बाद भी इफ यू हैव स्टिल हैव सम डाउट्स, कीप आस्किंग मी डाउट्स. मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है मेरे से डाउट्स पूछते हैं लोग. सर्टेन फ्यू ऑफ द पीपल्स आर आस्किंग मी माई नंबर. तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा. नंबर मैं अपना शेयर नहीं कर सकता बिकॉज आई एम अ पब्लिक सर्वेंट, और मेरी इन्फॉर्मेशन पब्लिक में ऐसे शेयर करना, स्पेसिफिकली दैट कॉन्टैक्ट नंबर इज़ वेरी क्रूशियल फॉर मी. मेरे सोशल हैंडल्स आपके यहाँ मेरी वीडियो में कहीं ना कहीं आपको दिखेंगे. आप वहाँ से मुझे जाके फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे डीएम्स कर सकते हैं. जो भी मैसेजेस मुझे रिलेवेंट लगते हैं मैं भले ही रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, बट आई ट्राई टू मेक वीडियोस अबाउट सर्टेन टॉपिक्स. बट इफ़ यू आर आस्किंग मी सर्टेन थिंग्स जो मुझे पर्सनली इनबॉक्स में आपको डिलीवर करनी रहेगी, वो मैं आपको डेफिनेटली किसी वॉइस मैसेज के थ्रू या किसी भी के माध्यम के थ्रू मैं आपको कोशिश करूँगा कि आई विल एबल टू डिलीवर दैट इन्फॉर्मेशन. सो यू कैन कनेक्ट मी इन ऑल माई सोशल हैंडल्स. आप मुझे उससे वहाँ पर कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं. ज़रूरत लगेगी मुझे, मैं आपको पक्का से उसके बारे में एड्रेस करके आपको कोशिश करूँगा पूरी आपको हेल्प करने की, जैसे ही मुझे टाइम लगेगा. एंड इफ़ यू हैव एनी मोर डाउट्स प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट. आई ट्राई टू मेक अनदर वीडियो वेन एवर आई हैव टाइम. सो आई होप विद माई दीज वर्ड्स मैं आपकी परमिशन चाहूँगा इस वीडियो को ख़त्म करने की और आपसे विदा लेने की. एंड आई विश यू अ वेरी गुड डे एंड आई हैव अ वंडरफुल इवनिंग. जय हिंद फ्रेंड्स.